बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, न्यूरो जो है ना, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। देखो तो न्यूरो में एनाटमी, उसकी क्या कहते हैं, पैथोलॉजी, उसकी फार्माकोलॉजी, वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो ब्रेन की लोब्स ब्रेन की लोब्स का इट्सल्फ क्वेश्चन शायद आए या ना आए, लेकिन चूंकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्लड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता होता है इम्तिहान के अंदर। ठीक है। कि पेशेंट है आपके पास, प्रेजेंट हुआ है इमरजेंसी के अंदर, और उसको ना स्ट्रोक लाइक फीचर्स हैं, वीकनेस है, और थोड़ी देर वो अल्ट्रासेंसोरियम में रहता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है। अब उसको ना, वो सुनाई दे रहा है, आपकी बात को समझ रहा है, लेकिन वो सही तरह बोल नहीं पा रहा। तो क्या, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है? फ्रंटल एरिया। ठीक है, फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है, उसे ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व है, एक्सप्रेसिव एफेजिया हो रहा है। ठीक है। अगर यही चीज आ जाती इसके अंदर के पेशेंट बोल सही रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं ये काम करता था तथा मेरे इतने ताल्लुकात थे, और मैं जो है वो तो चीज होता था। ठीक है। तो अब हम लोगों ने वर्ड सुना होगा, अवा तवा बोलता रहता है बाबा। ठीक है। तो आप अपनी तरफ से अपनी कहानियां भी बना रहे होते हैं। तो ये वर्निक से फेजिया, उससे चीजें इंटरप्रेट नहीं हो पाती। तो बोल सही रहा है, तो टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब के साथ पेशेंट की मेमोरी भी जाती है, और पेशेंट को एफेजिया जो होता है वो सेंसरी एफेजिया होता है। सर वर्किंग की स्पॉन्सर कॉपी भी इसी तरह के वन इज कोर्साकॉफी में इसी तरह उनमें कंफेबुलेशन होती है। कंफेबुलेशन से क्या मुराद है? जो चीजें नहीं हैं वो उनके बारे में बोल रहा हो, उसको बना बना के बता रहा होता है। उसके साथ एटेक्सिया रिफ्लेक्सिया भी याद रखो। ठीक है। अच्छा, पेशेंट का इसी तरह स्नैरियो है कि पेशेंट को नॉन केस डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का बस प्रेजेंट हुआ है, अल्ट्रासेंसोरी पर जब कॉन्शियस हुआ है, तो कहते डॉक्टर साहब मेरी राइट साइड के ऊपर मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ? इसका प्राइटल लोब इन्वॉल्व है। ठीक है। तो उसमें सेंसरी कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है। एग्राफिया मीन्स वो लिख नहीं पाता। उसके हम लोग कहें ना कि ये स्टार बना के दिखाओ, हम लोग ये टेस्ट देते होते हैं कि स्टार बना के दो, तो स्टार नहीं बना पाएगा। अपना नाम लिख के दिखाओ, नाम नहीं लिख के पाए, जिसको कहते हैं एग्राफिया। लिख नहीं पाना, ड्रा नहीं कर पाना। ठीक है। एक कैलकुलिया, तो कहना 3 जमा 2 करो, जो सिंपल कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाता। ठीक है। फिंगर एग्नोजिया, अपने हाथों पैरों को पहचानता नहीं है, उसकी पोजीशन उसके ध्यान में नहीं रहती। लेफ्ट टू राइट डिसोरिएंटेशन रह जाती है, हो जाती है। इशारा राइट साइड का दिया हुआ है, जा लेफ्ट साइड पे रहा है। ठीक है। इसका तो लेफ्ट टू राइट डिसोरिएंटेशन, उसको लेफ्ट राइट का याद भूल जाता है। ठीक है। और नॉन डोमिनेंट साइड पे नेग्लेक्ट होता है कि पेशेंट इधर देख रहा होता है, अगर इधर से कोई चीज भी आ रही हो उसकी आंख नहीं झपकती। जैसे हम पेरिफेरल, मेरी पेरिफेरी में मुझे नजर आ रहा है ना, मुझे औरत में मुझे नजर आ रहा है कि मेरी साइड से कोई चीज है, तो इसको नजर नहीं आए। ठीक है। और आई से रिलेटेड पेशेंट इसी तरह स्नैरियो आए, पेशेंट नोन केस है आपके पास, आया है, और कहता है कि मुझे ना साइडों से नजर नहीं आ रहा। ठीक है। तो ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना कहे थे कि आपने ना जो विजुअल फील्ड्स है ना, वो अच्छे तरीके से करके जानी है कि किस एबनॉर्मेलिटी में कौन सा विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है। ये कि किस एबनॉर्मेलिटी में कौन सा विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है। ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व पूरी जाएगी, पूरी एक साइड का विजुअल फील्ड चला जाएगा, पूरी एक साइड का विजुअल फील्ड चला जाएगा। ठीक है। अगर बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया है तो क्या डायग्नोसिस है? ऑप्टिक क्यास पिट्यूटरी का ट्यूमर है। पिट्यूटरी का ट्यूमर, उसकी एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन के साथ भी आ सकता है, प्रोलेक्टिनोमा के साथ, टीएसएच के साथ। ठीक है, एक्रोमेगैली के साथ। ठीक है। तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। और अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट की है तो होमोनाइमस हेमिनोपिया होगा। ठीक है। अगर टेम्पोरल लोब का सुपीरियर का मसला है तो सुपीरियर क्वाड्रेंट नोपिया होगा।
ठीक है, अगर पैरेटल लोब का है तो इंफीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया होगा। और अगर पीछे विजुअल कॉर्टेक्स का इश्यू है तो मैकुलर स्पेयरिंग होगी और होमोनेमस हेमियोनोपिया होगा। ठीक है, तो ये इतनी सी तस्वीर के अंदर से एक से दो एमसीक्यूज आ जाते हो। ठीक है, तो इनके कॉज भी याद रखनी है। ब्रेन से नीचे नीचे ये यहाँ पे पिट्यूटरी का ट्यूमर, और यहाँ से पीछे पीछे जितने भी लियंस हैं, ये सारी लियंस, इनकी कॉज क्या होती है यूजली? ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा मसला, ब्रेन की सबसे कॉमन बीमारी क्या है? स्ट्रोक। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सबसे कॉमन बीमारी इज स्ट्रोक। तो आर्टरी का बंद होना, स्ट्रोक की सबसे इंपॉर्टेंट काज क्या है? अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ट्यूमर एंड मेलिग्नेंसी ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज होते हैं। उस जगह का ट्यूमर बन जाए और उस जगह की का इस्कीमिया हो जाए। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो पैथोलॉजीज हैं, सबसे कॉमन दो पैथोलॉजीज है, या इस्कीमिया या ट्यूमर। वहां के पे वहां वहां पे ट्यूमर बनना शुरू हो गया तो ये पेशेंट को ये वाले मसले साल आना शुरू हो गए। ठीक है, ट्यूमर हो तो साथ पेशेंट को और क्या सिम्टम्स आएंगी? अब ब्रेन इज अ क्लोज्ड कैविटी। बताओ शाबाश। हेडेक होगा। ठीक है शाबाश, और क्या होगा? वॉमिटिंग होगी। और आंखों में क्या नजर आएगा? लोसबिन के अलावा नहीं। हम लोग फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी पे क्या नजर आता है? रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो। जैसे ब्लड में पेपिलिडिमा। ब्लड याद आया? तो ट्यूमर के साथ हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी, किसी एक हिस्से का उसे फोकल साइंस आएंगे कि जिस हिस्से में ट्यूमर पड़ा हुआ है वो वाला हिस्सा जाएगा पेशेंट का। ठीक है, हाइपरटेंशन आईसीपी रेज करवा सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से भी आईसीपी रेस हो जाता है डेफिनेटली। अच्छा, जब किसी एरिया में इंफाक्ट बनता है ना या स्कीमिया होता है, तो उस एरिया में शुरू के अंदर सर्कुलर एडिमा होता है। सर्कुलर एडिमा की वजह से ब्रेन और टाइट हो जाता है। उस सर्कुलर एडिमा के ऊपर वो काबू पाने के लिए बॉडी अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। इस वजह से इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट में भी शुरू में ब्लड प्रेशर रेज मिलता है हमें, और उसको हमें कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसको हमें कम करने की कोशिश फर्स्ट 24 आवर्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर बेसल गैंग्लियाज जो होते हैं ये हमारी फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इनका काम होता है बैलेंस कंट्रोल करना, मूवमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना। अगर इनका इशू होगा तो इनके हर ऑर्गन के डिफरेंट लीजन्स होते हैं। सबथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं, हेमिबलिस्मस होता है। हेमिबलिस्मस से क्या मुराद है कि पेशेंट का बाजू एकदम शूट करेगा, अनकंट्रोल्ड जर्किंग लाइक मूवमेंट। ठीक है, पार्किंसन डिजीज सबसेंशन नाइग्रा की वजह से होती है। तो डोपामिन नहीं होगा, पेशेंट को ट्रेमर होंगे, रिजिडिटी होगी, ब्रेडिकाइनेसिया होगा। ठीक है, ये कॉर्डेट और प्यूटामेन जो होते हैं इनके साथ पेशेंट की मेमोरी जाती है, और इनके साथ भी इस तरह की लियाज, इस तरह की सिम्टम्स आ सकते हैं कुछ। थैलमस हमारा सेंसरी रिले स्टेशन है। थैलमस का जो लॉस है विल लीड टू कंट्राक्टर सेंसरी लॉस। ठीक है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एपिटाइट को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, और पिट्यूटरी को। याद आया? पिट्यूटरी को याद आया? पिट्यूटरी का क्या चीजें रिलीज होती हैं वहां से? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो ऊपर से आने हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और कौन से हार्मोन्स डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से आते हैं, पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वाला? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले होते हैं, शाबाश। वेसोप्रेसिन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। याद आ गया? तो इसका मतलब पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर। अगर हाइपोथैलेमस का मसला हो जाए तो पेशेंट ज्यादा खाना शुरू हो जाता है, क्लेवर बकी सिंड्रोम। सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम होता है सारी जो है उसको कंट्रोल करना, बैलेंस कंट्रोल करना, मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। जैसे मुझे पता है ना, मैंने गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने इतने फासले ब्रेक लगा देनी है। जब मैं चलता हुआ जा रहा हूँ तो मैंने अगले बंदे से फासला कैसे रखना है, किसी में टकराना नहीं। ठीक है, तो बताओ सेरिबेलम की इन प्रॉब्लम की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? ट्रॉमा और
अब ये ब्रेन के अंदर ही है ना, तो मैंने ब्रेन की दो कॉमन चीजें बताई हैं, क्या बताई थी उसका? So इस्कीमिया और ट्यूमर। इस्कीमिया और ट्यूमर। इस्कीमिया और ट्यूमर। क्या इसके अंदर तीसरी चीज हो जाती होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या चीज होती है? डीमाइलिनेशन। ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा हमारे न्यूरॉन्स इकट्ठे पड़े हुए हैं। ठीक है। ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, साइडों पे टेम्पोरल लोब, और पीछे ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है। और इनके जो काम है, इनको इस तस्वीर को एक नज़र रट्टा लगा लेना है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। ये हमारा ब्रेन स्टेम है। ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स और मिडल। अच्छा, ब्रेन स्टेम का काम, क्रेनियल 3 से लेके क्रेनियल 12 जो है यहाँ से निकलती हैं, और पूरे ब्रेन के जो फाइबर्स हैं यहाँ से होके आगे नीचे पहुँचते हैं। फेस फेस क्रेनियल यहाँ से जाता है उसकी मेन सप्लाई, और पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन के सारे फाइबर्स यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल में से गुजरते हैं, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू ब्रेन स्टेम से होते हुए स्पाइनल कार्ड के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रेन स्टेम लियंस हो तो मिलार्ड बुबलर को कहते हैं मीडियल मिडलरी सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम, लॉकटिन सिंड्रोम। ये जरा मुश्किल क्वेश्चन आए तो इसमें आप लोगों से पूछ लेते होते हैं कि पेशेंट को क्रेनियल 3 के साथ कंट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो, इसको कहते होते हैं वेबर सिंड्रोम। ठीक है। लॉकड इन सिंड्रोम के साथ क्या होता है, आपने किसी बंदे का सुना होगा कि वो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, अपना कोई बाजू भी नहीं हिला सकता, सिर्फ अपनी आंखें झपकता है बस। इसे कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम। बंदा अपने अंदर ही लॉक हो गया, उसको समझ सारी है, हर चीज का पता है, साइडों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक बंदा था, उसने अपनी पूरी इसी नॉलेज, नॉलेज सही रहता है उसका, सुनाई भी सही दे रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो उसने अपनी एक सेक्रेटरी रखी, सेक्रेटरी रख के तो उसके थ्रू आंखों के झपकने से लेकर उसने पूरी किताब लिखी थी। ठीक है। अच्छा जी, स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरे ब्रेन से, ब्रेन स्टेम से पैगामात नीचे लेके आती है। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हमारा मेन ट्रैक्ट है। कार्टिको मीन्स ब्रेन से शुरू हुआ, स्पाइनल मीन्स स्पाइनल तक इसकी। तो इसका क्या मतलब है, ये असेंडिंग ट्रैक है या डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग है, ऊपर से नीचे आ रहा है, शाबाश, ये डिसेंडिंग ट्रैक हुआ। ठीक है। तो इसका काम होता है मोटर कंट्रोल, मोटर सिस्टम कंट्रोल करना। ठीक है। इसका क्या होता है कि मडला पे ये क्रॉस हो जाता होता है। ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोथैलेमिक असेंडिंग का डिसेंडिंग का बताओ साहब? ये असेंडिंग है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका काम होता है पेन और टेम्परेचर लेके आना। ठीक है। डोर्सल कॉलम असेंडिंग का डिसेंडिंग है, इसका काम होता है वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन लेके आना। असेंडिंग ट्रैक्ट है, तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है। ये 3 मेन ट्रैक्ट आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए। बॉडी का पूरा मोटर सिस्टम कंट्रोल हो रहा है कॉर्टिको स्पाइनल के ट्रैक के थ्रू, और हमारी पेन एंड टेम्परेचर स्पाइनोथैलेमिक के थ्रू, और पोजीशन वाइब्रेशन डोर्सल कॉलम के थ्रू। हम लोग यूजली इन्हीं ट्रैक्स को ही एग्जामिन कर पाते होते हैं। स्टेप 2 में आप लोगों को ये ट्रैक भी दोबारा याद आए, इस वजह से ट्रैक इस ज्यादा पढ़ा रहे होते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम क्या चीज होती है कि स्पाइनल कार्ड जो है उसका हेमी सेक्शन हो जाना, यानी कि एक साइड उड़ गई। अब ये साइड उड़ेगी इस साइड पे, तो इप्सिलेटरल पेन एंड इप्सिलेटरल पोजीशन एंड वाइब्रेशन, कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर, मैंने आप लोगों को याद करवाया था, टी से याद करवाया था, स्पाइनल थैलेमिक पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है। डोर्सल कॉलम पोजीशन एंड वाइब्रेशन, याद आया? डोर्सल कॉलम क्या लेके जा रहा है? पोजीशन एंड वाइब्रेशन लेके जा रहा है। ठीक है। और साथ पेशेंट को उसी साइड के ऊपर फॉलेज भी होगा, मीन्स के उस साइड, अगर इस साइड से ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लेके जा रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेन से पैगामात लेके आ रहा है, तो पेशेंट की उस साइड की वीकनेस होगी, और साथ पोजीशन वाइब्रेशन जाएगी, और दूसरी साइड की, दूसरी टांग की क्या जाएगी? पेन एंड कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर, इसी लेटरल पोजीशन वाइब्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में लोग तलवारों से लड़ते थे ना, तो उस वक्त ये तलवार मारते थे। ठीक है। वरना आजकल इसकी सबसे इंपॉर्टेंट काज होती है ट्यूमर, ट्यूमर डेवलप हो जाए।
सिरिंगोमाइलिया, सिरिंगोमाइलिया से क्या मुराद है? ये दरमियान में सेंट्रल कनाल होती है, सेंट्रल कनाल इससे फैलना शुरू हो जाए। जब फैलेगी तो आसपास के जो फाइबर्स होंगे उनको उड़ाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसके साथ पेशेंट को जो स्पाइनल थर्मेट जाता है तो पेशेंट का पेन एंड टेम्परेचर लॉस होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना, एक बंदा है जरा उबलती हुई कढ़ाई जो हाथ में पकौड़े काट लेंदा है, हो सकता है उसको यही मसला हो, उसको पेन एंड टेम्परेचर का पता ही ना चलता हो, उसको सिरिंगोमाइलिया हो, वो लोग उसको मुआजिजा समझ रहे हो। ठीक है ना? स्पाइनल कार्ड वीक हो, काफी स्पाइनल कार्ड वीक हो, हम्म। तो कुछ लोग आगे मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं कि यहाँ ऐसे लोग पर सूजन है, यहाँ जून वगैरह बनेंगे, तो ज्यादातर जून उधर बढ़ना है या कहीं बन सकती है। ट्यूमर जो है बॉडी में किसी भी जगह बन सकता है ना। ट्यूमर तो डिपेंड करता है किस चीज का ट्यूमर है, बोन का, मसल्स का, नर्व्स का। ट्यूमर तो किसी भी चीज का बन सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज का ट्यूमर बनेगा उसको कहते हैं सार्कोमा। ठीक है, ग्लैंड्स का ट्यूमर बनेगा उसको कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम का बनेगा तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो बोन के जो ब्रेन के अंदर अभी ट्यूमर्स आगे आएंगे भी। स्पाइनल कार्ड के अंदर सेल्स जो होते हैं श्वानोमास होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं, श्वानोमा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ब्रेन की मेन तीन आर्टरीज एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर से जो सर्कुलर विलस इन तीनों को आपस में मिलाता है। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि ये जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी मिलाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को मिडल सेरेब्रल आर्टरी के साथ, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी मिलाती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को मिडल सेरेब्रल आर्टरी के साथ। इस तरह ये इसको कहते हैं सर्कुलर विलस। सर्कुलर विलस बेसिकली बेस के ऊपर मौजूद होता है इसमें। ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी अकेली का इंफार्क्ट हो तो बहुत सारी चीजें जाएंगी, लेकिन इसके अंदर पैराप्लीजिया होगा पेशेंट, टांगे ज्यादा जाएंगी पेशेंट। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होगी जैसे प्रॉपर हेमीप्लीजिया होगा, हाफ साइड ऑफ द बॉडी जाएगी। दूसरी सेरेब्रल आर्टरी का अकेली का इंफार्क्ट हो तो विजुअल लॉस ज्यादा होगा पेशेंट। ये भी हम ये ऊपर करके आए हैं। ठीक है, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई हम लोग देखते होते हैं, ये तीन चीजें देखते होते हैं। ब्रेन की ब्लड सप्लाई, ये इस तरह आर्टरीज काम कर रही हैं इस एरिया को। ये हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, उधर दरम्यान में से देखें तो ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये रेड वाला एरिया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के साथ, और ये ब्लू वाला एरिया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन सी लोब्स आ रही हैं। इसमें फ्रंटल लोब का पोर्शन भी आ रहा है, पैराइटल का भी पोर्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीपिटल का भी आ रहा है और कुछ पोर्शन जो है वो टेम्पोरल लोब का भी आ रहा है। इस वजह से सिर्फ लोब्स की बेस पे हम लोग आर्टरीज को डिवाइड नहीं करते। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ब्रेन के इतने एरिया को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इस एरिया को इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इस एरिया को मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जब होती है इस वजह से वो आर्टरी बंद होती है। लोब दोस्त उस आर्टरी से सप्लाई होने वाली लोब सारी इफेक्टेड होंगी। इस वजह से स्ट्रोक के अंदर पेशेंट को फीचर्स आते हैं, या सिर्फ टांग गई या पूरा हाफ आधा चला गया। ठीक है, या हमारा जो ब्रेन स्टेम के अंदर ये है एरिया आर्टरीज, इनमें से कोई आर्टरी, छोटी सी आर्टरी बंद हो गई, बोलिया नहीं जाता, सिर्फ सिर्फ बोल नहीं होता, बाकी सारा कुछ ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेकुलर इंफार्क्ट से क्या मुराद है कि छोटे छोटे इंफार्क्ट उठ के गन जाए जब छोटी आर्टरीज के अंदर, यानी कि थोड़े से एरिया में, प्यूटम में, पोन्स में, थैलमस में, कॉर्डेट, इंटरनल कैप्सूल, तो उनके अंदर क्या होगा कि चूंकि छोटा एरिया है, अब फर्ज किया मैं इस कमरे में ना फायरिंग करता हूँ, तो कमरे में वायर्स भी हैं, वायर्स स्कैटर्ड हैं, तो हो सकता है कोई एक आधी गोली लगेगी तो जिस तार को लगेगी उस तार से जो चीज चलनी होगी वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फायरिंग सीधी मैं बोर्ड पे करता हूँ जहाँ पे सारी तारें इकट्ठी हैं, फिर क्या होगा कि पूरे घर की बिजली जाएगी। यही काम हो रहा होता है अगर इंटरनल कैप्सूल में सारे ब्रेन से फाइबर्स आते हैं, इंटरनल कैप्सूल में होके जाते हैं। जब इंटरनल कैप्सूल के अंदर इंफाक्ट होगा तो पेशेंट को डेंस हेमीप्लीजिया होगा। तुम्हें लगी नहीं? फिर कुछ लोग कहते हैं मेरा हाथ नहीं काम करता, हो सकता है उनका एक स्ट्रोक जो है वो छोटे एरिया में गया हो।
वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड आर्टरी तो नहीं है ना, मीन्स के आगे जाके छोटी आर्टरीज में भी तो डिवाइड होती है ना, जा छोटे एरिया में कोई पार्ट में। ठीक है। तो प्योर मोटर, प्योर सेंसरी, छोटे छोटे इन्फार्क्ट आने की वजह से, छोटे इन्फार्क्ट में क्या कहते हैं, लेक्युलर इन्फार्क्ट। वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी, उसकी वजह से वेलनबर्ग सिंड्रोम। वेलनबर्ग सिंड्रोम क्या होता है, ये जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है ना, बेसिकली पीछे से दो आर्टरीज आती हैं, वो मिलके बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। बेसिलर आर्टरी के साथ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आने से पहले ढेर सारी आर्टरीज निकलती हैं जो कि ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती हैं। उस ब्रेन स्टेम में से एक है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पाइका। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, इसका वेलनबर्ग सिंड्रोम। इसके अंदर पेशेंट को होगा क्या, डिस्फेजिया, खाना निकलने में मसला, वर्टाइगो, चक्कर आना, इप्सिलेटरल कॉर्नर सिंड्रोम, फेशियल नमनेस, कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस। ठीक है। तो मुश्किल पेपर आएगा। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं ना, ये यूएसएमएलई में, एफसीपीएस पार्ट 2 में आते होते हैं। आपको कम चांसेस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता हो कि ब्रेन स्टेम में से बहुत सारी चीजें कॉम्पैक्ट होकर गुजर रही हैं। ठीक है। तो वेलनबर्ग सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम और मिलार गुबरेल सिंड्रोम, ये तीन, इनको हम लोग कहते हैं ये ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स है। ठीक है। एफसीपीएस पार्ट 2 में जब फेल करना होता है ना, इस तरह के सवाल भी पूछ रहे होते हैं। न्यूरोमोना के फेवरेट है ये। अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टम का आपको आइडिया है, अह, हमारा ब्रेन के अंदर जो सीएस फ्लूइड है कैसे मूव करता है। कोरल प्लेक्सिस आता है, कोरल प्लेक्सिस से लेटरल वेंट्रिकल में आता है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाता है थ्रू फोरामेन ऑफ मनरो, थर्ड वेंट्रिकल से ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, और वहां से ये सबरेक्टिनल स्पेस के अंदर चला जाता है। किसके थ्रू, ये दो फोरामेन है, लश्का एंड मगेंडी, इनके थ्रू जाता है। तो इतना सा जो है ना, इसको रट्टा लगाना है आप लोगों ने। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर फर्ज किया एक पेशेंट है, उसको ना सब रेटिना स्पेस पे ये फोरामेन मगेंडी उसके बंद हो गए। पेशेंट को टीबी हुई थी, टीबी के बाद इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन लेड टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस की वजह से फोरामेना बंद हो। तो पेशेंट को ब्रेन के अंदर ये वेंट्रिकल्स इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो कौन सा वाला वेंट्रिकल इनलार्ज होगा, फोर्थ, थर्ड, लेटरल, सारी हो जाएंगी। ठीक है। अब सारे बंद भी हो गए और आपस में कनेक्टेड भी हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोग्राम्स। कम्युनिकेटिंग, कि सारे आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट किया, पेशेंट को इस जगह पे ट्यूमर बन जाता है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है। सेरेब्रल एक्विडक्ट का काम क्या था, ये थर्ड और फोर्थ को आपस में मिलाती है। ये दो लिटिल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है। लिटिल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड और फोर्थ को मिलाने वाली चीज होती है सेरेब्रल एक्विडक्ट। फर्स्ट किया, यहाँ पे पेशेंट को ट्यूमर बन जाता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट बंद हो जाती है। तो क्या चीज लार्ज होगी, फोर्थ वेंट्रिकल नॉर्मल रहेगा, लेकिन लेटरल और थर्ड लार्ज हो जाएंगे। जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस, कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हाइड्रोकेफलस की दो टाइप्स होती हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव भी कहते हैं, कि ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बात बताई है कि वेंट्रिकल्स एंड लार्ज हाइड्रोकेफलस हमें किस तरह का नजर आता होता है सीटी स्कैन के ऊपर। वो बड़े बड़े नजर आते हैं, वेंट्रिकल्स हमें एनलार्ज नजर आते हैं। ये देखिए वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स है, ये काले वाले। सीटी स्कैन पे वाटर जो है वो ब्लैक नजर आता होता है, हेमरेज व्हाइट नजर आता है, वाटर ब्लैक नजर आता है। ये वेंट्रिकल जो कितने बड़े बड़े हुए हैं। ठीक है, पता जा रहा है। नीचे तक फोर्थ वेंट्रिकल तक एनलार्ज है पेशेंट का। ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग समझ लग गई। कम्युनिकेटिंग से क्या मुराद है कि चारों वेंट्रिकल्स, तीनों वेंट्रिकल्स आपस के अंदर कनेक्टेड है, एब्जॉर्प्शन में कम मसला है, सीएस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और
नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकैप्सिस से क्या मुराद है कि कोई ऐसा ट्यूमर है कि जो जिसकी वजह से इनका आपस में राब्ता खत्म हो गया है, फोराmen मनरो बंद हुआ है, सर्विकल बंद हुई है। ठीक है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकैप्सस, इसका स्नेरो कभी कभी इम्तिहान में आता होता है कि पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट हुआ है, उसको ना बोलने में मसला है, चलने में मसला है, और कहता है पेशाब निकल जाता। ये बुजुर्गों के अंदर अक्सर काफी ये चीज होती है, इसको कहते हैं एनपीएच, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकैप्सस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस, डिमेंशिया, गेटेप्रेक्सिया। ठीक है, चलने में मसला, बोलने में मसला, चीजें भूलती हैं उसको, और उसको यूरिन निकल जाता है। एक बाबू के मसले हैं, वो बुजुर्गों के मसले हैं। ठीक है, तो उनको वैसे ही बीपीएच, हम लोग कहते हैं बीपीएच की वजह से इसको यूरिन का मसला होगा। नहीं, पेशेंट का सीटी स्कैन करवा रहे हैं, तो सीटी स्कैन, अगर स्पेशली डिमेंशिया भी ओल्ड एज में कॉमन है, उनके अंदर याददाश्त की वजह से है, तो डिमेंशिया की रिवर्सिबल काजेज में से एक काज एनपीएच भी है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस भी है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस भी है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स हमें वहां पे लार्ज नजर आए, तो इस पेशेंट को अगर हम लोग बार बार इनका सीएसएफ निकाल दें तो हो सकता है इनका ये सिम्टम्स इंप्रूव भी हो जाए। हमारे वार्ड के अंदर एक डॉक्टर साहब थे, रिटायरमेंट के नजदीक उनको ये मसला होगा, सीएसएफ निकालना पड़ता है बार बार, एनपीएच हो गया था उनको, पेप्सी पार्ट उनका नहीं हो रहा था। नॉर्मल कैसे नजर आते हैं ये? वेंट्रिकल्स नॉर्मल किस तरह के नजर आते हैं? नॉर्मल सीटी स्कैन आप लोगों को दिखाऊं, नॉर्मल सीटी ब्रेन, उसमें हमें इतने बड़े नजर नहीं आते। पता चल रहा है ना, इसके और उसके साइज में डिफरेंस पता चल रहा है, जो हमने पहले देखा बस। ठीक है, आपको एकदम पता चल जाता है कि यार वेंट्रिकल्स बड़े बड़े हुए हुए हैं। हेमरेज किस तरह का नजर आता है? मैं डिफरेंट टाइप के हेमरेजेस निकालूंगा आप लोगों को, हेमरेजेस आगे मैंने पढ़ाने तो हैं ही हैं। अब ये देखो, हेमरेज वाइट नजर आता है, जिसको कहते हैं हाइपर डेंस एरिया। ठीक है, तो हेमरेजेस तीन तरह का होता है ये। ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर हेमरेज है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहते हैं इसको। ठीक है, और ये वाला हेमरेज क्या है? एपिड्यूरल, शाबाश, बाई कन्वेक्स, मुहद्दबत से की तरह का। ठीक है, और ये वाला हेमरेज कौन सा है? कृष्ण शेप, शाबाश, सब ड्यूरल हेमर। ठीक है, तो मुहद्दबत की तरह नजर आने वाला एपिड्यूरल, एंड एपिड्यूरल इज ड्यू टू आर्टेरियल ब्लड। मीडियल में सबड्यूरल हेमाटोमा इज ड्यू टू वेनस ब्लड। ब्रिजिंग। ठीक है, ये क्रिस्टेंट शेप ऐसे नजर आता है ना। ठीक है, ब्रिजिंग वेन्स के टूटने से। अब ये देखो, ये चूंकि वेन्स के टूटने की वजह से ना, इसका पता देर से चलता है, तो क्रोनिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। ब्लड को तो व्हाइट नजर आना चाहिए था, ये तो ब्लैक नजर आ रहा है, तो ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, अब इस ब्लड ने दबाना शुरू किया ब्रेन को, ये वाला एरिया क्या होना शुरू हुआ है? कंप्रेस होना शुरू हुआ। इस साइड का वेंट्रिकल देखो, ये खुला है, इस साइड का वेंट्रिकल कंप्रेस हुआ हुआ है। तुम्हें लगी, इसको कहते हैं मैस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका इलाज क्या होगा पेशेंट का? निकालना पड़ेगा, क्रेनियोटमी करेंगे। ठीक है, तो ड्रेनेज करेंगे, इसको निकाल देंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ग्लूटामेट, एनएमडीए और कैल्शियम, ये तीनों जो है एक्साइटेटरी में काम आते हैं। गाबा, ये है वो ब्रेक्स हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और डोपामिन पाथवेज, नेग्रोस्टाइलेटल, म्यूजोलिम्बिक, ट्यूबरो, इन्फेंडिबुलर जो हैं, ये हैं डोपामिन पाथवेज। और ये डोपामिन पाथवेज किस कंडीशन में खराब होते हैं? पार्किंसन डिजीज में। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मसल स्पिंडल से आता है,
तो ये हम लोग बेसिकली जो चेक करते होते हैं, रिफ्लेक्सेस जो चेक करते हैं, तो मसल्स के ऊपर स्ट्राइक करें तो मसल वापस कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, मसल स्पिंडल से पैगाम आता है थ्रू 1A एफरेंट, मोटर न्यूरॉन्स में आता है, और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस आता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो, स्ट्रोक के अपर मोटर न्यूरॉन लिया है, तो पेशेंट को होगा क्या? हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, रिफ्लेक्स स्किन की डैमेज। बेबी इसकी साइन मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, कि बच्चे के पाँव या पेशेंट के पाँव के ऊपर वो होने तो अंगूठा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। सेंसरी स्पाइनोथैलेमिक, या मैंने आपको बता दिया। कोर्टिकल सेंसरी लॉस हो तो पेशेंट को ग्रेफ्सिजिया होता है। ग्रेफ्सिजिया से क्या मरादा है, उससे बनाया नहीं जाता। स्टीरोगनोसिस क्या चीज़ होती है कि ये मेरे हाथ में मेरी ऐनक है ना, मैं उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाऊंगा जो रिकॉग्नाइज को कर सको, चाबी पकड़ा दी, ठीक है, ऐनक पकड़ा दी, नोट पकड़ा दिया, किन पहचानने की चीज़ है, तो उसे पहचाना नहीं जा रहा, उसको कहते हैं स्टीरियोगनोसिस। जिसे कहते हैं स्टीरियो टाइपोगनोसिस। ये ब्राइटल लीजन के अंदर होता है ये। अच्छा, ये लीजन मैंने आपको हाइपररेफ्लेक्सिया, स्पेज्म में जाना, हाइपोटोनिया, बेबिस्की। बेबिस्की मतलब होता है अपगोइंग प्लांटर्स। ये सारे क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से। लोअर मोटर के अंदर रिफ्लेक्सेस कम होगी, मसल टोन डिक्रीज होगी, फ्लैसिड होगा, मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फेसिकुलेशन आएगी। ये है लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स। कभी हाँ, फड़फड़ाना, कभी एक्सरसाइज करके आओ ना, तो बैठो तो आपको आपके मस्तिष्क के अंदर ना हल्की हल्की सी थरथराहट कभी कभी फील होती है, वो फेसिकुलेशन है। और वो ज्यादा वाजी हो जाए, ज्यादा प्रोमिनेंट हो, वो होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर। ये भी बकरा जिबा किया कभी? बकरा जिबा किया होगा तो बाज का तो गोश्त पड़ा होता है, तो गोश्त खाम खा फड़फड़ा रहा होता है, आपने देखा होगा। देखा हुआ आपने चीज, वो यही हो रहा होता है कि एकदम नर्व लॉस हो गई है, तो वो मसल चिल्ला रहा है कि मुझे मुझे नर्व दो। ठीक है, इसमें उसको फेसिकुलेशन आती है। ठीक है, तो मसल मांग रहा होता है नर्व सप्लाई। एक्स्ट्रा पिरामिडल से क्या मुराद है? बेसल गैंग्लिया के अंदर मसला होना, लाइक पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, और एथेटोसिस। हंटिंगटन के अंदर कोरिया होता है। कोरिया में क्या होता है, पेशेंट डांस लाइक मूवमेंट्स होती हैं उसकी। पार्किंसन का मैंने आपको बता दिया, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिस का। नर्व कंडक्शन एंड ईएमजीज। अच्छा, मुझे बताओ ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल्स क्या होती हैं? अरे जो दुश्मन से लोग सारी प्रोनाउंस में आते हैं, हम्म? और लोग ये पेरिफेरल से आते हैं ना, दुश्मन से सारी प्रोनाउंस में। और जो होते हैं लिगोडेंड्राइट्स वगैरह, ये सेंट्रल सिस्टम सीएनएस, क्या बनाते हैं सीएनएस का? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के ऊपर जो माइलिन शीथ है, वो होती है श्वान सेल्स। श्वान सेल और सेट ठीक है, और ब्रेन के अंदर किस चीज की होती है? लिगोडेंड्राइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो इनका काम क्या होता है? जो नर्व कंडक्शन है उसके अंदर उसको जंप 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 करवा के, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होती है इसमें करंट छलांगे लगाता हुआ जाता है। तो समर समर साल्ट कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो श्वान सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो माइलिन शीथ बनाते हैं पेरिफेरीज के अंदर। और ओलिगोडेंड्रोसाइट के खिलाफ एंटीबॉडीज आए तो क्या, कौन सी डिजीज होती है? एमएस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और श्वान सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज आए तो कौन सी डिजीज होती है? जीपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक्सोनल लॉस, एएलएस, डबल न्यूरोपैथी। अब एक्सोन इटसेल्फ भी तो कुछ ना कुछ पैगाम दे देता है, एक्सोन से ही पैगाम जा रहा होता है कि एक्सोन ही गायब होना शुरू हो जाए, तो ज्यादातर होता था डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स के अंदर। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, यानी नर्व ने अपना पैगाम देना है यहाँ पे मसल को, तो मसल से पैगाम, सॉरी, नर्व से पैगाम मसल तक नहीं पहुंच रहा, एसिटाइलकोलिन के थ्रू आना था। एसिटाइलकोलिन के थ्रू एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो पैगाम आ नहीं पा रहा। शुरू में आता है, बाद में खत्म हो जाता है। फिर तो माइस्थीनिया ग्रेविस आगे भी आएगा, लेकिन मैं आप यहाँ पे बता दूं। में पेरिफेरल की सेंसेशन कम होगी। खुद सोचो,
मैंने क्या बोला है, नर्व और मसल्स। तो वीकनेस होती है शाम के वक्त, डिप्लोपिया होगा, बोलने में मसला होगा, खाना निकलने में मसला होगा। ठीक है, अकुलो बल्बो प्रोक्सिमल हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, अकुलो बल्बो प्रोक्सिमल। आंखें, बोलने वाला सिस्टम, खाने वाला सिस्टम, और प्रोक्सिमल वीकनेस। मसल्स हमारे ज्यादातर प्रोक्सिमली पड़े होते हैं। तो शाम के वक्त पेशेंट को धुंधला नजर आएगा, दो दो नजर आएंगे। शाम के वक्त कहते हैं थकावट बहुत हो जाती है, बैठा भी नहीं जाता, खाना भी नहीं खाया जाता। खाना खाता हूं तो नाक से पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, अगर पेशेंट को नाक से पानी बाहर आ रहा है तो ये कौन सा वाला डिस्पेजिया है, न्यूरोलॉजिकल डिस्पेजिया। न्यूरोलॉजिकल डिस्पेजिया। ठीक है, चलो जी 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसका दोबारा शुरू करते सर नमाज का ब्रेक कर लें। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, और वो क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट है आपसे, भले में ऐलान हो रहा था कि एक बाबा जी हैं, गुम हो गए हैं, तो वो अपना नाम नहीं सही बता पा रहे। ये उनका हुलिया है। मोस्ट लाइकली क्या डायग्नोसिस है? अल्जाइमर डिजीज। खुद अल्जाइमर डिजीज। देखो, तो ये पेशेंट फोत हो जाता है, इसकी ब्रेन की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी पे हमें क्या चीज नजर आएगी? न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ठीक है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स नजर आएंगे, हमारे प्लेक्स नजर आएंगे। किन पेशेंट्स को अर्ली एज में अल्जाइमर हो जाता है? डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में रिलॉस हो जाता है। ठीक है, एक पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट होता है, उसको ना बैठा रहेगा, डॉक्टर साहब मेरे हाथ काम देने, रशा है हाथों में, ट्रेमर्स हैं। ठीक है, आप उसको कहते हैं कि आप उठ के हमें चल के दिखाएं, तो चलने में उनकी फेस्टिलियन गेट है। क्या डायग्नोसिस है? ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया इज फेस्टिलियन गेट। ट्रेमर्स और पार्किंसन और अल्जाइमर में फर्क क्या है? पार्किंसंस के पेशेंट्स की मेमोरी सही रहती है, अल्जाइमर्स में मेमोरी गायब हो जाती है। अल्जाइमर्स के अंदर पेशेंट्स को ट्रेमर्स कम होते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, पार्किंसन की तो मैनिफेस्टेशन ही ट्रेमर्स है। सिर्फ किसी का ब्रेन का ऑपरेट वगैरह हुआ है, किसी जैसे किसी आर्टरी की वजह से, तो बात तो उससे भी, जिस साइड से होता है उसका ब्लड दूसरी साइड के हाथ काम होता है तो उस जगह का मसला होना शुरू हो सकता है जी बेशक। सर। सर ठीक, इसके इसके अल्जाइमर्स के और पार्किंसन के एमसीक्यूज कैसे बनते हैं सर? ये मैंने बताया तो है कि अल्जाइमर की पूरी कहानी सुनाएंगे कि पेशेंट है, उसको डिमेंशिया है। डिमेंशिया है, और उस डिमेंशिया वाले पेशेंट का हमने ब्रेन की बायोप्सी की है, बायोप्सी पे क्या नजर आएगा? ठीक है, और अंडरलाइन कॉज क्या होती है? एट्रोफी ऑफ द हिप्पोकैम्पस। और पेशेंट जो है हमने उसको अ, कैसे मैनेज करना है? पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस यूजुअली पूछते होते हैं और इसकी दवाइयों के नाम पूछते हैं। पार्किंसन की दवाइयों के नाम आते हैं, लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, स्लेजिनिन, रेस्क्रीन, आगे आ रही हैं उसके बाद। मैनिफेस्टेशंस, दवाइयाँ, तीन चीजों पे सवाल बनता होता है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस, एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट स्टेप। स्टेप वन में यूजुअली आप लोगों ने, मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था, आपने फोकस चीज किस चीज पे करना है? व्हाट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट में व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स यू विल डू, एंड व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो आप लोगों ने इन 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 चीजों पे फोकस करता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, huntington डिजीज, उसके अंदर पेशेंट को कोरिया होता है, कोरिया होने के साथ पेशेंट को मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, इसमें भी ढेर सारे सवाल बन सकते होते हैं। इसमें वो एंटिसिपेशन वाला सवाल भी बनता है कि एंटिसिपेशन को दादा को था, बाप को है, बेटे को अर्ली होता चला गया। इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस का लॉस होता है, इसके अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा का लॉस होता है। ठीक है, ट्राइनुक्लियोटाइड रिपीट डिजीज है। एमएस, एमएस का क्वेश्चन ढेर सारी चीजों से बनता है कि पेशेंट जो है वो अ, उसको पैराप्लीजिया है, स्पास्टिक पैराप्लीजिया, और उसको बैलेंस का इश्यू है।
और डिजीज रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग, तो पेशेंट कभी ठीक हो जाता है, कभी खराब बीमार हो जाता है। अब इसी तरह जब बीमार हुआ था तो उसकी एक टांग काम करना छोड़ गई थी। वो आहिस्ता 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 फिजियोथेरेपी करके कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी वीकनेस है। अब दोबारा फिर उसको अटैक हुआ है एमएस का, तो उसकी दूसरी टांग भी काम करना छोड़ गई। तो प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है। ठीक है। या पेशेंट को पिछली दफा विजुअल लॉस हो गया था, अब तो कुछ दिन इलाज जारी रहा तो उसको दोबारा उसकी आंखें वापस आ गई। तो रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग, इसमें टर्म का यूज होती है, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग। रिलैप्स मीन्स बीमारी का होना दोबारा, रिमिटिंग मीन्स रिमिशन में चले जाना, ठीक हो जाना। लिगोडेंड्रोसाइट्स, एक्सोन प्रिजर्वेशन, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स। स्ट्रोक आपको बताइए, स्ट्रोक दो तरह का होता है, इस्कीमिक और हेमरेजिक। इस्कीमिया की सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होती है? सीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ब्लड आ जाना, हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है। इसका दोनों की जो स्नैरियो है ऑलमोस्ट एक तरह से आएगा कि पेशेंट है, रात को सोया हुआ था, उठा है तो उससे उठा नहीं जा रहा, तो मेरी एक साइड काम नहीं कर रही। ठीक है। अगर पेशेंट पेशेंट कहता है कि मुझे एकदम सर में शदीद दर्द हुआ, वोमिटिंग हुई, साथ ही बेहोशी हो गई। अब हम बेहोशी के बाद जब होश आया है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी एक साइड मूव नहीं कर रही। अगर आपसे मैं पूछूं इस तरह का पेशेंट पेशेंट जिसमें प्रेजेंट होता है तो पहला टेस्ट क्या करवाओगे? उसको सीटी स्कैन करवाने का। सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन पे क्या देखेंगे? हेमरेज है ब्लड कि देखेंगे। ठीक है, ब्लड देखेंगे, क्योंकि सीटी स्कैन पे इनिशियली इस्कीमिया कोई नहीं आता। इनिशियली इस्कीमिया नहीं आता। ठीक है, इस्कीमिया हमें हाइपोडेंस एरिया नजर आता होता है। ना मैं इस्कीमिक स्ट्रोक आप लोगों का एक्सरे दिखाऊं तो इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या नजर आता है मुझे? इनिशियली कुछ नजर नहीं आता होता। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इतना काला नजर आता है। ये कौन सी वाली आर्टरी होगी बताओ शाबाश? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का एरिया है। ठीक है, अगर इस जगह पे काला होता तो इंटर सेरेब्रल आर्टरी होती है, इस जगह पे होता तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। ठीक है। तो ज्यादातर इस्कीमिक स्ट्रोक किस वजह से होता है? थ्रोम्बस की वजह से, या क्लॉट उठ के आया है दूर से तो एम्बुलस कहते हैं उसको। क्लॉट उठ के आया हो तो एम्बुलस कहलाता है। तो एम्बुलस कहाँ से आता होता है यूजली? लंग्स, हार्ट से। हार्ट से, हार्ट से कौन सी कंडीशन में हार्ट से उठ के आएगा? एट्रियल फिब्रिलेशन, माइट्रल वाल्व डिजीज हो। ठीक है। अच्छा, हेमरेजिक स्ट्रोक तीन तरह का होता है, इंट्रासेरेब्रल, सबरैक्नाइड। सबरैक्नाइड का स्टेरियो किस तरह आएगा बताओ शाबाश? वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। सबरैक्नाइड हेमरेज के अंदर आप लोगों को साथ पॉलीसिस्टिक डिजीज का स्टेरियो आ सकता है, ब्रेन एनेरिज्म का पूछ सकते हैं, दूसरी कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनेरिज्म का पूछ सकते हैं। ठीक है। हाइपरटेंसिव एंजियोपैथी, ये अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो तो उस स्मॉल वेजल्स के अंदर ना छोटे 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 हेमरेजेस हो जाते होते हैं, उनकी वजह से ऐसे सब ब्रेन साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता होता है, लेकुनर इंफार्क्ट्स बनते हैं माइक्रो ब्लीड्स की वजह से। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो इम्तिहान में आता होता है वो मेनिंजाइटिस का आता होता है कि 21 years old boy presented in emergency with fever, vomiting, एंड नेक पेन। रिजिडिटी नहीं देते, नेक पेन देंगे। ठीक है। तो व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट अंडरलाइंग पैथोलॉजी? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन सीएसएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट किया तो सीएसएफ करवाएंगे पेशेंट का। तो सीएसएफ की इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। प्रोटीन ज्यादा है और सेल्स न्यूट्रोफिल्स हैं, क्या डायग्नोसिस है? बैक्टीरियल, शाबाश। प्रोटीन ज्यादा है लेकिन लिम्फोसाइट्स हैं तो क्या है? टीबी। प्रोटीन ज्यादा है लेकिन लिम्फोसाइट ज्यादा है तो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगर सिर्फ थोड़े से लिम्फोसाइट्स हैं और प्रोटीन नॉर्मल है तो फिर वायरल है, क्योंकि वायरस बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्रोटीन नहीं बढ़ाते इतनी ज्यादा। फंगस तो आ जाता है, फंजाई वगैरह तो आ जाता फंगस फंगस के अंदर भी प्रोटीन ज्यादा होती है और लिम्फोसाइट्स। है, मिक्स हो जाते हैं किस डेट्रोफेन हो गया। अब ये याद रखो, बैक्टीरिया बड़े होते हैं, बड़े बैक्टीरिया जो होते हैं बड़ा मैस बनाते हैं, और इनके खिलाफ न्यूट्रोफिल्स आते होते हैं। जब भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारा न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। लिम्फोसाइट, वायरसेस और टीबी का ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों इंट्रासेलुलर होते हैं। जब कोई चीज इंट्रासेलुलर छुपी हुई हो ना उसके खिलाफ हमारी लिम्फोसाइट्स आती
ठीक है, टीबी के ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें से मैस क्रिएट करते हैं, मैस बनता है उनका, प्रोटीन ज्यादा होती है उनके साथ। ठीक है, साथ लिम्फोसाइट्स होते हैं। वायरसेस छोटे होते हैं, इसमें से इनके साथ प्रोटीन ज्यादा रेस नहीं होते। ठीक है, याद हो गया। जी सर। रेस होगी लेकिन हल्की सी रेस होगी, बहुत ज्यादा रेस नहीं होगी, हंड्रेड्स में नहीं बहुत जाएगी। ज़्यादा सख्ती की मिल जाएगी। टीबी में बहुत ज्यादा रेस होती है। वायरल में, जो वायरल में 50-60 की रेंज तक जाती होती है, इससे ऊपर कम ही जाती है। ठीक है। एनकेफेलाइटिस, इसमें आप लोगों को सिनेरियो देंगे कि पेशेंट का सीटी स्कैन करवाया है, तो हम लोगों ने कौन सी लोब पे गौर करना है, तो टेम्पोरल लोब के ऊपर गौर करना है। वहाँ पे हमें एटेन्यूएशन मिल सकती होती है टेम्पोरल लोब हेमरेजिक नेक्रोसिस की वजह से। अच्छा, यही पेशेंट है, उसको मेनिंजाइटिस हुआ था, जो पेशेंट का कान बहते हैं, पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया है। अब आप प्रेजेंट हुआ है फिट्स के साथ, फीवर के साथ, और कहता है मेरा एक बाजू काम नहीं कर रहा, क्या डायग्नोसिस है? अब ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन इज ब्रेन एब्सेस। ऐसे ब्रेन के अंदर एक एब्सेस बन गया, तो उस एरिया में वो इरिटेंट के तौर पे काम करेगी, इरिटेंट के तौर पे काम करेगी तो क्या होगा? जिसमें रेंज इंसल्ट कहीं नहीं वो होगी। वहां पे पेशेंट को उस एरिया का की वीकनेस हो जाएगी, और पेशेंट को फिट्स पड़ेंगे। ठीक है, और साथ चूंकि एब्सेस है तो फीवर होगा। ठीक है, तो ब्रेन एब्सेस कॉम्प्लिकेशन होती है। नाक में छाला बन जाए, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको सीवीटी हो सकती है, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है। प्राइमरी डिजीज, कुछ लोग, कुछ कबीले ऐसे हैं जो कि अपने मुर्दे खा जाते हैं, तो दिमाग की प्रोटीन्स खा रहे हैं, दिमाग के अंदर ये होता है, तो उसकी वजह से उनको डिजीज होती है सीजेडी। इसका नाम मुझे कभी सही पढ़ना नहीं आया, क्रूज फेल्ट जैकोब्स डिजीज। सीजेडी, मैं इसको सीजेडी इस वजह से बोलता होता हूँ। इसके अंदर खास बात क्या होती है कि इसके अंदर पेशेंट को जो डिमेंशिया होता है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है। यानी कि 6 महीने वाला बंदा वो वाला नहीं होगा जो आपको आज मिलेगा। आज किसी में, अब 6 महीने पहले किसी बंदे से मिले थे ना, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, यार तो इसने मुझे पहचाना ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है। अल्जाइमर्स के अंदर डिमेंशिया किस तरह का होता है? स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को। मर्ज निस्यान है तो। ट्यूमर्स, ट्यूमर का सिनेरियो आप लोगों को किस तरह आएगा कि बच्चा है, हेडेक के साथ, वोमिटिंग के साथ, सुबह के टाइम वोमिटिंग होती है, और उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। ठीक है। तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में, मेडुलोब्लास्टोमा, ये पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर फोसा के अंदर होता है। इसकी ना बड़ी अच्छी, उसके अंदर जो फर्स्ट एड के अंदर ना बड़ी अच्छी इसकी वो दी हुई है। प्राइमरी ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, और ब्रेन के अंदर मेटास्टेसिस भी जा सकता है। ब्रेन के अंदर मेट्स जाएं तो पेशेंट था, नोन केस था ब्रेस्ट कार्सिनोमा का, ट्रीटमेंट हो गई, 3 साल बाद फिट्स के साथ आपके पास आया, क्या हुआ है? ब्रेन तक मेट्स पहुंचे हुए हैं, बॉडी में छुपे हुए थे, अब जाके ब्रेन तक पहुंच गए। तो लंग्स, ब्रेस्ट, मेलानोमा, ये सबसे कॉमनली मेटास्टेसाइज होते हैं ब्रेन के अंदर। एस्ट्रोसाइटोमा, पाइलोसिटिक, जीबीएम। अच्छा, डीमाइलिनेशन हम लोगों ने कर ली। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होती है। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के खिलाफ। ठीक है। इसका ना सीटी स्कैन बड़ा मजे का होता है, मजे का मैं कह रहा हूँ। MRI, सॉरी, MRI ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को जो पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे हाइपर अटेन्युएशन होती है। ठीक है, ये देखो, ये वेंट्रिकल है, इसके साइड वाला जो एरिया है देखो, वाइटिश वाइटिश नजर आ रहा है, पेरीवेंट्रिकुलर अटेन्युएशन नजर आ रहा है। ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक के लिए मैकडोनल्ड क्राइटेरिया, इसका बड़ा मशहूर मैकडोनल्ड क्राइटेरिया है कि पेशेंट की डिजीज रिलैप्सिंग एंड रिपीटिंग विद टाइम एंड स्पेस है, कभी ठीक हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। NMO जो है वो MS की एक एग्रेसिव टाइप है, न्यूरोमाइलेटिक्स ऑप्टिका। इसके अंदर पेशेंट को IG4 एंटीबॉडीज बनती हैं, उसकी वजह से पेशेंट को विजुअल लॉस होता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसका जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर्माइटिस होगा। जब ट्रांसफर्माइटिस होगा वो डिपेंड करता है किस एरिया से शुरू हुआ है। अगर ऊपर से शुरू हुआ है तो क्वाड्रिप्लीजिया हो जाएगा, अगर नीचे से शुरू हुआ है तो पेशेंट को पैराप्लीजिया हो जाएगा। ठीक है, तो साथ न्यूरो माइलाइटिस ऑप्टिका, ऑप्टिका मीन्स आंखें में गई। ठीक है, तो इसकी एंटीबॉडीज पूछते होते हैं, एक्वापोरिन, IgG4, और इसकी मैनिफेस्टेशन पूछते होते हैं।
जीबीएस के अंदर पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस, डायरिया की हिस्ट्री हो सकती है, डायरिया की हिस्ट्री के बाद पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस हुआ। अब इस पेशेंट को अगर असेंडिंग पैरालिसिस होते होते डायफ्राम तक आ गई है तो उसको क्या मसला हो जाएगा? सांस लेने में मसला हो जाएगा उसको। अब ये किस चीज की इंडिकेशन बन जाएगी? वेंट पे डालने की। ठीक है, जीवीएस का एक डिसेंडिंग, इसको ये असेंडिंग पैटर्न है। ठीक है। अच्छा, वनिस एनकेफेलोपैथी, एटेक्सिया, कंफ्यूजन और ऑप्थेल्मोप्लेजिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। थायमीन किन किन पेशेंट्स में डेफिशिएंट होती है? जो मैलनरिश्ड होते हैं, अल्कोहलिक हो गए, पेंक्रेटाइटिस वाले हो गए। सीपीएम, सेंट्रल पोर्टाइन माइलिनोलाइसिस, ये किस कंडीशन के अंदर होता है कि एक पेशेंट है, वो आपके पास प्रेजेंट हुआ था डिहाइड्रेशन के साथ, आपने उसका सोडियम देखा, सोडियम देखते हुए 160 सोडियम आ रहा है, और हमने उसको ना रैपिडली करेक्ट कर दिया। रैपिडली करेक्ट करने से क्या हुआ कि ब्रेन जो के अंदर से श्रिंक हुआ था वो सारा फूल गया, तो सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ, उसका सोडियम था 112, फिट्स थे उसको, आपने कहा मैंने याद आ रहा है कि जब मरीज ने फिट्स पे हों साथ सोडियम कम हो तो मैंने हाइपरटोनिक सलाइन देना, उसको 3% मैंने सलाइन दे दिया। अब उसका एकदम क्या हुआ है, वो पैरालाइज हो गया सारा। हुआ क्या कि उसका जो न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीट थी वो उखड़ गई, माइलिनोलाइसिस, पोन्टाइन सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस। तो एकदम आपने जो टोनिसिटी है वो चेंज कर दी। इस वजह से सोडियम को हमेशा स्लोली करेक्ट करते हैं, सोडियम को हमेशा स्लोली करेक्ट करते हैं। अगर रैपिडली करेक्ट करेंगे तो पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा और सीपीएम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिया था, अब उसको 3% नॉर्मल नहीं लगा है, उसको वीकनेस हो गई है, तो क्या डायग्नोसिस? डायग्नोसिस सेंट्रल कॉम्पैक्ट माइलोलाइसिस। ये पेशेंट भी लॉकड सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करता है, पता है सब कुछ चल रहा होता है उसका लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। ओके, आगे फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी हम लोगों ने ज्यादातर हमने की हुई है, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, इनके ना मेनली साइड इफेक्ट्स पूछते होते हैं। ठीक है, फेनिटाइन का बड़ा ही मशहूर साइड इफेक्ट है जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। पेशेंट कहता है मैं ब्रश करता हूँ तो मेरे दांतों से खून आता है, कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है? फेनिटाइन का। ठीक है, कार्बामेजिपिन, SIADH के पेशेंट है, फिट्स की हिस्ट्री थी, दवाई के ऊपर है, और अब आपके पास प्रेजेंट हुआ है उसका सोडियम लेवल जो डिक्रीज है, तो कौन सी दवाई होगी? कार्बामेजिपिन। अंडरलाइन काज क्या होगी? SIADH। वेलप्रोएट, वेलप्रोएट के साथ पेशेंट को ट्रेमर्स होते हैं, बाकी हेपेटोटॉक्सिसिटी, एंटीडीज, वेट गेन, ये सारे सबके साथ ही होता है। लेमोट्रिजीन का बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है स्टीवर जॉनसन सिंड्रोम, पेशेंट जो है ना सारा जख्मी हो जाता है, मीन्स के बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा छाले बनते हैं कि वो स्किन सारी खराब हो जाती है। ठीक है, ये हमने देखा भी हुआ है। लेफ्ट के साथ पेशेंट को नींद बहुत ज्यादा आती है। इथोसक्सिमाइड, जीएफ डैश, इसका इथोसक्सिमाइड एक और सवाल आता होता है कि ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है फॉर एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स, देखो बच्चा टीचर कहता है तवज्जो नहीं देता और ये खला में घूरता रहता है, हो सकता है उसको एब्सेंस सीजर्स पा रहे हैं, तो उसकी क्या करवानी चाहिए? फिट्स पा रहे हैं तो क्या करवाना चाहिए? इजी करवानी, शाबाश। बेंजोडाइazepine की बहुत सारी चीजें आती हैं, बेंजोडाइazepine की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमनली आती है। ठीक है, तो गैबा ए को स्टिमुलेट करती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में हम लोग देते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है, टोनस करवाती है, सीडेशन करवाती है। टोनस से क्या मुराद है? बीच के डॉक्टर साहब पहले मैं एक गोली खा के सोता था और मुझे 5 खानी पड़ती, तो ऐसे ऐसा क्या हो रहा है उसको? टॉलरेंस हो रही, कि दवाई का असर कम होता चला जा रहा है, तो नशे नशे ही हो रहा है उसका। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि हमारे ब्रेन को स्ट्रेस करेगी तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा। पार्किंसन की दवाइयाँ, लिवोडोपा, कार्बिडोपा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बिडोपा का क्या काम होता है कि जो लिवोडोपा को तोड़ने से बचाती है पेरिफेरी के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता होता है कि व्हाट इज द कार्बिडोपा।
इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो हेलुसिनेशंस, डिस्काइनेसियास, मोटर फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है? वही जो पेशेंट कहता है कि मैं पहले एक गोली खाता होता था पूरे दिन के अंदर, आधी आधी गोली, एक चौथाई गोली करके खाता था, अब मुझे दो गोलियां खानी पड़, और कभी मैं बिल्कुल ब्रेक लग जाती है, जब तक दवाई ना खाऊं मैं चलता ही नहीं। पेशेंट एग्जैक्ट इस तरह का लफज बोलते होते हैं। डॉक्टर साहब मैं दवाई खाता हूँ तो मूवमेंट शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाता हूँ। डोपामिन एगोनिस्ट, ये भी पार्किंसन में हम लोग देते हैं, फेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल। रोपिनिरोल का ना एक और साइड इफेक्ट आता होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के साथ, कि टांगे बहुत ज्यादा रात को हिलती हैं, इसका हम लोग रोपिनिरोल देंगे होती है डोपामिन एगोनिस्ट। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये सेंटर के अंदर डोपामिन को टूटने से बचाते हैं। इसी तरह सीयू एंटी इनहिबिटर्स, ये भी लीवोडोपा को टूटने से बचाते हैं। इनका ना जो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है ना एंटाकापोन का, और टोल्कापोन का स्पेशली, इसको मैंने ऐसे याद किया होता है, टोल्कापोन में टी आता है ना, तो हेपाटोटॉक्सिसिटी में भी टी आता है, हेपाटोटॉक्सिक होती है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है, और उसको ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन ट्रेमर्स ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, तो उन पेशेंट को अकेले को हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, तो ट्राइहेक्सिफेनिडाइल उन पेशेंट्स में देते हैं जो जिनको ट्रेमर्स प्रीडोमिनेंट है। एंटीकोलिनर्जिक्स बुजुर्गों में अवॉइड करनी चाहिए। वाई? क्योंकि बुजुर्गों के अंदर पहले बीपीएच होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कड़ी दवाई देते हैं, मेरे पेशाब ही नहीं आया कल, यूरिनरी टेंशन हो जाता है। ठीक है। ठीक है। मेंटिडीन, मेंटिडीन एंटीवायरल ड्रग लेकिन एंटी पार्किंसन के तौर पे भी यूज होती है, जो डिस्काइनेसिया हो लीवोडोपा के साथ उनके लिए दी जाती है। एमएस, एमएस का पेशेंट जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज है, ऑटोम्यून है, उसमें हम लोग इंटरफेरोन बीटा, गल्टिनम एसीटेट, निटेलिजिमेब और फिंगोलिमोड वगैरह देते हैं। ये सारी क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ठीक है। रजीज? इसी बात। अच्छा, निटेलिजिमेब का ना यूएसएमएल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, जेसी वायरस के साथ पोलीमाइलो एनकेफेलोपैथी करवाती है ये। ठीक है। क्यों करवाती है? क्योंकि ये जो जेसी वायरस है, जिस तरह एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म ने नुकसान नहीं भी पहुंचाना ना, वो पहुंचा रहा होता है। इस तरह जब हम लोग मैप्स देते हैं, हम उनको एंटीबॉडीज देते हैं, ये बॉडी के सारे इम्यून सिस्टम को एक दफा बढ़ा देती हैं, तो वो वायरस जिसने नुकसान नहीं पहुंचाना था वो वायरस नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो ये जो जेसी वायरस होता है, इट कैन लीड टू पोलीमाइलो ल्यूकोएन्केफेलोपैथी। हिंगोनी मोड का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, एस1 पी मॉड्यूलेटर का ये। स्ट्रोक हम लोगों ने पढ़ लिया। अ, अगर पेशेंट आप बस स्ट्रोक के फीचर्स के साथ आया है, आपको क्वेश्चन आया कि पेशेंट है 60 ईयर्स ओल्ड मेल, चलता फिरता था, नॉन केस डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, अब उसको ना राइट साइड वीकनेस हुई है, तो व्हाट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन? सीटी स्कैन। आपने सीटी स्कैन पे हेमरेज रूल आउट कर दिया, और पेशेंट विद इन 3 आवर्स आपके पास प्रेजेंट भी हो गया हो, आपने 3 आवर्स के अंदर सीटी स्कैन भी कर लिया हो, तब व्हाट विल बी द बेस्ट मैनेजमेंट स्टेप? टीपीए लगाना उसको। तो अगर पेशेंट अगर विद इन 3 आवर्स, 3 to 4.5 आवर्स आ चुका है, तो आपने टीपीए करना है पेशेंट। ठीक है। टीपीए देने की कंट्राइंडिकेशन, टीपीए का नुकसान क्या हो सकता है? ब्लड को पतला करेगा ना, ब्रेन में क्या हो सकता है, जो हेमरेज जो पहले स्कीमिया हुआ हुआ हेमरेज में कन्वर्ट हो जाए, ये मेन साइड इफेक्ट है ना, यही इसका मेन साइड इफेक्ट है, तो खून को पतला कर रहा है जो। ठीक है। तो हेमरेज हम लोगों ने रूल आउट कर लिया। ब्लड प्रेशर 185 से ऊपर हो तो रुक जाना चाहिए कुछ देर, पहले हिस्ट्री हो ब्रेन हेमरेज की, अभी ऑपरेशन होके आया है पेशेंट, आईएनआर डिरेंज्ड है, प्लेटलेट काउंट कम है, इन सब के साथ होने क्या होने का खर्चा है, उसको हेमरेज होने का खर्चा है। ठीक है। एंटीप्लेटलेट्स फॉर लाइफ लॉन्ग देनी है, एस्प्रिन हो गया, कोपिडोग्रल हो गया, डाइप्रोडामोल हो गया। किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है ड्यू टू अंडरलाइंग एट्रियल फिब्रिलेशन, या पेशेंट को वेलवुड हार्ट डिजीज है, या वेल्व उसका रिप्लेस हुआ हुआ है, तो उन पेशेंट को हम लोगों ने वार्फरिन देनी होती है, एंटीकोगुलेंट्स देना होता है। ठीक है। एंडाटेक्टमी के पेशेंट्स की करते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल इतनी पतली है कि वो
70% से ज़्यादा स्टेनोस हुई हुई है, तो उनके अंदर हम लोग सर्जरी करते हैं, डॉक्टर कर देते हैं। मिग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिग्रेन तकरीबन आपने किसी न किसी बंदे को जरूर जानते हो जिसको मिग्रेन होता है। तो मिग्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो दो हिस्सों पे डिपेंड होता है कि एक्यूट अटैक में क्या दवाई देनी है और क्रोनिकली क्या देनी है, तो प्रोफिलैक्सिस के लिए क्या देनी है। तो ट्रिप्टांस हम लोग एक्यूट मिग्रेन में देते हैं, जबकि प्रोफिलैक्सिस के लिए हम लोग इंडोरॉल देते हैं, प्रोपेनोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टांस जो मिग्रेन होती है ना, बेसिकली ये हमारी स्कल है ना, स्कल के बाद जो ब्लड वेसल है, जो स्कल के अंदर ब्लड वेसल है, इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से मिग्रेन होता है। बस हेमिक्रेनिया भी कहते हैं, हाफ सर का दर्द। ठीक है, तो ये जो है ट्रिप्टांस होते हैं ना, ये हमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज में नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने की वजह से जिस पेशेंट को पहले ही आर्टरीज की हार्ट की तंग है, और हम वेजो कंस्ट्रिक्टर देंगे, हार्ट की सप्लाई और बंद होगी, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज की कंट्राइंडिकेशन है। ये ट्रिप्टान से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं? एक तो ट्रीटमेंट है एक्यूट मिग्रेन की, नंबर 1। नंबर 2, 5-HT1 एगोनिस्ट है, नंबर 2। नंबर 3, कंट्राइंडिकेटेड है इन पेशेंट्स विद इस्केमिक हार्ट डिजीज। ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ट्रिप्टान से रिलेटेड। ठीक है। माइग्रेन की प्रोफिलैक्सिस के लिए हम प्रोपेनोलोल देते हैं, इमिडाक्लोप्रिड भी दे सकते हैं, वलप्रोड भी दे सकते हैं। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है कि पेशेंट को मिग्रेन जैसे फीचर्स होते हैं, लेकिन साथ उनको ना आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, और 3-3 4-4 दफा इकट्ठा ही हेडेक हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देने के अलावा हम पेशेंट को सुमाट्रिप्टान दे सकते हैं। ठीक है, और उसकी प्रोफिलैक्सिस के लिए विरापामिल देते होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आते होते हैं, तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, और प्रोफिलैक्सिस अब इसकी प्रोफिलैक्सिस और मिग्रेन की प्रोफिलैक्सिस में फर्क देखा है। इसमें हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, इसमें हम सीसीबी दे रहे हैं। ठीक है। फिर इसमें तो आँख में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, तो फिर हम एलसीसी भी तो वैसे डायलेटर है ना, फिर वो मजीद नहीं आएगा उसको आँख में। उसका हेडेक भी तक करना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर माइसिन ग्रेविस के लिए हम पेडोस्टिग्मीन देते हैं। पेडोस्टिग्मीन एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। ठीक है, सिम्पटोमाइमेटिक है, बेसिकली सॉरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे पेडोस्टिग्मीन देते हैं। ये क्या काम करेगी, एसिटाइलकोलिन को टूटने से बचाएगी। तो एसिटाइलकोलिन जब ज्यादा देर तक रहेगी तो ज्यादा फंक्शन करेगी, तो पेशेंट की मूवमेंट सही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ऑटोइम्यून डिजीज होने की वजह से हम प्रेडनिसोन, अजाथाइपिन, मैक्रोफेनोलोल बी देते हैं। और अगर पेशेंट बिल्कुल बेहोश फार्म में है और मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो आपको खदशा है कि इसका सांस ना बंदा, जो कोई डायफ्राम मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे या प्लाज्माफेरेसिस करवाएंगे। हमने कई दफा वार्ड के अंदर करवाया भी है। अच्छा जी, देन आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स। ये हम लोग कब यूज करते होते हैं, जब हमने एनेस्थीसिया देना होता है। तो एनेस्थीसिया देना है तो हमने ईटीटी पास करनी है, और अगर डायफ्राम मूव कर रहा होगा तो मशीन से ही सांस दे नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमने मसल्स को रिलैक्स करना है बिल्कुल। जो मसल को रिलैक्स करने के लिए ये चीज यूज करती है, सक्सिनोलिन, रॉक्यूरोनियम, ये दोनों क्या है, मसल रिलैक्सेंट्स। ये वाली जो दोनों दवाइयां हैं ना, ये एनेस्थीसिया में यूज होती है, कंट्रोल मेडिसिन है, इनको आम बंदे को यूज नहीं करना चाहिए। जब तक आपके हाथ में ईटीटी नहीं है, आप ये दवाई नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आप कहेंगे सर बस भाई ये है तो मसल रिलैक्सेंट है तो किसी को दी जा सकती है, नहीं, ये सिर्फ एनेस्थीसिया वाले दे सकते हैं, इनको कोई आम बंदा नहीं देगा। अब उन्होंने डॉक्टर हॉस्पिटल का एक बड़ा मशहूर वाकया था, शायद आपने सुना हो। बच्ची को बर्न था छोटा सा, और उसको दर्द हो रहा था, बच्ची रो रही होगी, उसको ये लग गया था। डॉक्टर समझा कि पेन किलर है, तो उसका बस सांस एकदम रुक गया था। ठीक है, तो प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट मौजूद हो, एटी पास हो, उस वक्त ये लगाना है, तो उसके बगैर इसको नहीं यूज करना। बाकी हम लोगों को जो दर्द शर्दी होती रहती है, मसल स्पैज़म में चला गया, उनके लिए हम लोग बैक्लोफेन, टजिनिडीन, डेंटोलिन ये दे सकते हैं। स्पेशली ये दो, बैक्लोफेन और टजिनिडीन। टजिनिडीन जी तो हो सकता है आप लोगों ने हर दूसरे चौथे दिन खाते भी हों, निमोविक्स के नाम से याद किया, टर्नालिन। ठीक है,
डेंटोनिन स्पेसिफिकली है मिग्रेन हाइपोथर्मिया के लिए, एनएमएस के लिए, मिग्रेन सिंड्रोम के लिए। ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन किसी भी मसल स्पैज्म में हम दे सकते होते हैं। स्पेशली कब यूज करते हैं? डाइज़ेपिन को इन्फ्लुएंस ला के रखते हैं हम लोग। कौन हमें डिजीज पड़ी थी कौन सी वाली भला? टेटनस। टेटनस के अंदर भी क्या होता है? सारे मसल स्पैज्म में चले जाओ। जॉ, राइसोसोर्डिक सोर्डोनिकस, ठीक है, उपस्थित ओपिस्टोटोनस, सारे मसल स्पैज्म में चले जाते हैं patient। कैल्शियम ग्लूकोन, क्या? कैल्शियम ग्लूकोन। कैल्शियम ग्लूकोनेट का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अच्छा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या चीज होती है? इन्फ्लेमेशनल डिजीज। आपको सिनेरियो आया है कि पेशेंट है आपके पास, प्रेजेंट हुआ है वोमिटिंग के साथ, हेडेक के साथ, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज है उसका, अल्ट्रा सेंसोरियम में जा रहा है, और उसको नेक रिजिडिटी है और कर्निंग्स पॉजिटिव है। आप एक गांव के अंदर काम कर रहे हैं, आप पहला काम क्या करेंगे? उसके पहले ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस आपका क्या है? मेनिंजाइटिस। पहला काम क्या करेंगे? उसको दवाई देंगे। ठीक है। दवाई दे के फिर लोअर ले जाओ पाओगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह आया हुआ है कि आपसे पूछा गया कि मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में पहला स्टेप क्या है कि एंटीबायोटिक देना, ताकि, क्योंकि ब्रेन का इन्फेक्शन जो है वो जानलेवा है। ब्रेन इज अ क्लोज्ड कैविटी। ब्रेन मेनिंजाइटिस लंबा चला जाए ना तो लोग जो है ना परमानेंट माजूर भी हो जाते हैं। मुझे तो जैसे जैसे गर्दन थोड़ा बुखार कहते हैं। गर्दन और बुखार की वजह से लोग, तेरा दिमाग छोटा रह गया, ये इसकी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर चेंज हो गया, इसकी बाजू काम करना छोड़ छोड़ गया। मुझे ठीक तो हो जाता है लेकिन बाद में उसके सिक्वेले रहते हैं। इस वजह से मेनिंजाइटिस के अंदर फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी पेशेंट की हम लोग एलपी नहीं कर सकते, उसका सीटी स्कैन नहीं करवा सकते, क्योंकि आप उधर गांव में बैठे एलपी तो नहीं ना कर पाएंगे, उसका सीटी स्कैन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग क्या काम करते हैं? पहले उसको कम से कम एंटीबायोटिक दे के फिर उसको हॉस्पिटल छोड़ो। ठीक है। सेफ्ट्राक्सोन, वेंको और डेक्सा, ये है इसकी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट दवाइयां देनी है हमने। फिर जब हमारे पास कल्चर आ जाएगा तो फिर इनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है। स्टीराइड भी देते होते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया टूटते हैं ना, टूटने से गंदबला निकलता है अंदर से, क्योंकि वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। जितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज्यादा फाइब्रोसिस होगी, तो ब्रेन उतना ज्यादा वो होगा, इफेक्ट होगा। इस वजह से उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करने के लिए हम पेशेंट को स्टीराइड्स भी देते हैं। ठीक है। एम्पिसिलिन यूज करते होते हैं लिस्टीरिया के लिए, किन पेशेंट्स में जो ओल्ड एज हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या वेरी यंग एज हो। लिस्टीरिया का हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले भी। हर्पीस के साथ वायरल इन्फेक्शन है तो एक साइक्लोविर देनी है। टीबी के साथ हम लोगों ने पेशेंट को लंबे अरसे के लिए, कितने अरसा को, 12 से 18 महीने देनी होती है ट्रीटमेंट। ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी हम लोगों ने अलोंग विद स्टीरॉइड्स, इसमें स्टीरॉइड देने का वही वही असूल है। सर टीबी की मेडिसिन है, इनको एक टाइम देना पड़ता है, 2 टाइम देनी पड़ती है। आजकल ना एक ही गोली के अंदर चारों दवाइयाँ होती हैं। एक ही गोली जरूर। एक ही गोली के अंदर चारों दवाइयाँ होती हैं। पेशेंट का वजन अगर 15 किलो तक है ना, उसको एक टेबलेट देनी है। उसका वजन अगर 30 kg है, उसको 2 टेबलेट्स देनी है। उसका वजन अगर 45 kg तक है, उसको 3 टेबलेट्स देनी है। और मोर देन 45 है तो उसको जितना भी है तो उसको 4 गोलियां देनी तीन चार है। तीन चार सुबह खाने से पहले 4 गोलियां ठीक। इकट्ठी देनी है। ठीक है। ये वेट के ऊपर मैंने आपको बता दिया। एक गोली के अंदर होती चारों दवाइयां, मायरन पी फोर्ट, मैं रिफाफोर्ट जी, एक साथ ही देनी है। चार ही गोली और दो दाना। 4 मेडिसिन है एक गोली के अंदर। एक गोली के अंदर है। अब वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट का वेट है। वो टीबी के पेशेंट जो तो वैसे मरे मुक्के होते हैं बेचारे, उनको वेट कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, ये पेशेंट था उसका वेट था 35 kg, हमने उसको टीबी की दवाई शुरू करवाई, हमने 3 गोलियां शुरू करवा दी उसको। कुछ अर्से के बाद उसका खाना पीना बेहतर हो गया, और उसका फीवर सेटल हो गया, भूख बेहतर हो गई, उसका वजन बेहतर हो गया, और अब दोबारा आया तो 47 किलो वजन है उसका। अब क्या करेंगे? उसकी गोली बढ़ा गोली बढ़ा देंगे। देंगे। गोली इसकी बढ़ा देंगे। ठीक है। तो वेट उसका 45 kg से। ठीक है। जब भी हम लोग लिखते हैं ब्रिटिश सेक्शन, लेकिन दवाई तो 6 महीने देनी है ना।
ठीक है। तो ये टीबी एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोगों ने मेडिसिन का ड्यूरेशन पूरा करना है। 6 महीने मेनिंजाइटिस है, मायरन पी। मैरन पी फोर्ड मैरन पी फोर्ड। ये दिल्ली में हाँ सुबह नाश्ते से पहले email बोल दिया यार मैं सैड